चलो स्टार्ट करें। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने मेटलर्जी स्टार्ट किया था, है ना? क्या था मेटलर्जी? इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। मिनरल नहीं बोलेंगे क्योंकि सारे मिनरल से हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? और जिससे कर सकते हैं उन मिनरल्स को हम ओर बोल रहे थे, राइट? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर इज नोन एज मेटलर्जी। इसकी कुछ प्रोसेस देखे थे, 3 मेन स्टेप्स लिखे थे अपन जो हम करते हैं। पहला स्टेप था, 4 लिखे थे शायद ना, एक क्रशिंग ग्राइंडिंग लिखे थे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, है ना? इसके बाद सेकंड क्या लिखे थे? एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना? एनरिचमेंट यानी कि पहले ओर को साफ कर लेते हैं, है ना? एनरिचमेंट ऑफ ओर, या इसका एक और नाम क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ, ये लिखे थे। और थर्ड था, एक बार ओर साफ हो जाएगा तो ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर अपन रिडक्शन कर सकते हैं। हाँ, बट स्टेप क्या लिखे थे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, क्योंकि अब ओर साफ हो चुका है तो उसका नाम क्या है? कंसंट्रेटेड ओर, फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। एंड फोर्थ स्टेप, एक बार मेटल आ गया है तो जरूरी नहीं कि वो एकदम प्योर होगा, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो टू रिमूव द फाइनल इम्प्योरिटीज हम क्या करते हैं? ये 4 स्टेप लिखे थे, ये जनरल है, ये एक जनरल स्टेप्स है जो हम सब में फॉलो करते हैं, ठीक है? और जैसे अपन एक पर्टिकुलर आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या एल्यूमिनियम के ओर से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो स्टेप्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं, हम रिएक्शन भी लिखेंगे, है ना? तो एक और चार्ट बनाते हैं, कल एक चार्ट बनाए थे ना कि मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे, हाई रिएक्टिविटी वाले कौन से होंगे और लो रिएक्टिविटी वाले कौन से होंगे। ऐसे ही इनका एक्सट्रैक्शन करने का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है? उसी फ्लो चार्ट को बस याद रखेंगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है हमें इस सेक्शन में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहले ले लेंगे ओर, उनका कंसंट्रेशन तो करना ही है, ग्राइंडिंग करके क्रशिंग करके हमें कंसंट्रेट तो करना ही है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर तो होगा ही, ठीक है? अब यहां से आपके 3 स्टेप हो जाएंगे, 3-4 फ्लोचार्ट बनाए कभी रेक्टेंगल बॉक्सेस में बनाते हैं ना अपन फ्लोचार्ट, ठीक है? तो वो अपन ऐसे तीनों के लिए बनाते हैं, ठीक है? तीनों के लिए मतलब हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है? हाँ, मैं यहाँ तक सकता, ठीक है? अब देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे ना उनका हम बस एक स्टेप करेंगे, दैट विल बी ऑलरेडी एक स्टेप तो कर चुके हैं, कंसंट्रेशन तो उनका कर ही चुके हैं ना हम, और वो क्रश करके ग्राइंड करके उसको साफ कर चुके हैं, ठीक है? अब बस हमें एक काम करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है इसका। इलेक्ट्रोलिसिस अपन पढ़े हैं ना, कहाँ पढ़े इलेक्ट्रोलिसिस? वाटर का इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन किए थे, याद है?
फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे वाटर से हमको H2 और O2 मिला था। उसके अलावा एक और जगह की है, याद करो। वेरी गुड। एसिड बेस सॉल्ट में ब्राइन सोल्यूशन से जब NaOH बनाए थे, क्लोरएल्कली प्रोसेस, याद है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, ओर को पिघला देंगे। ओर तो साफ हो चुका है ना, उसको पिघला देंगे पूरा, मोल्टन ओर, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, प्योर मेटल। ठीक है, समझ रहे हो। है ना, इसको मैं ऐसी पेज में करके दिखा रहा हूँ आप लोग को कैसे होगा। हालांकि हमको उतने डीप में नहीं जाना है, बट मैं आपको करके बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होने वाला है। आगे बढ़ाऊं, क्योंकि इतना सब इतना इसमें देखना है यहाँ पे। इलेक्ट्रोलिसिस में एक टैंक लेते हैं अपन, इसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो रॉड डिप्ड होती हैं, वो रॉड कोई ना कोई कंडक्टिंग मटेरियल की होती है। जनरली हम प्लैटिनम या ग्राफाइट लेते हैं। ग्राफाइट हमें पता है ना, बीइंग अ नॉन मेटल इट इज अ गुड कंडक्टर, और वो रिएक्ट भी नहीं करता, इसलिए उसको ले सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका, बैटरी लगाएंगे ना, करंट देना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं अपन, है ना। हम मॉल्टन NaCl लेने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक मॉल्टन NaCl। मॉल्टन NaCl में दो चीजें होंगी, एक Na पॉजिटिव होगा और एक Cl। आपको याद है अपन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का जब प्रॉपर्टी लिखे थे, तो आप एक पॉइंट लिखे थे कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन देयर एक्वस फॉर्म या मोल्टेन फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, या तो वो अपने मोल्टेन फॉर्म में हो या तो वो अपने एक्वस फॉर्म में हो, तभी वो अपने आयंस में ब्रेक रहते हैं। अदरवाइज सॉलिड फॉर्म में वो NaCl जैसे ही रहते हैं। तो कंपाउंड है ना, जब तक ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। रिमेंबर मैं यहाँ पे बताया था, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हमारे ये वायर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हमारे ये, जहाँ पे आयंस के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों रहेंगे। अब जो रॉड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव रॉड होगी और उसका नाम होता है एनोड। एनोड, कैथोड नहीं, एनोड। और जो रॉड आपकी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसका नाम होता है कैथोड। तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव आयन है ये रश करके किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, और ये नेगेटिव आयन रश करके किसके पास जाएगा, एनोड के पास। जाहिर सी बात है, अपोजिट चार्जेस है सारे, है ना। तो ये Na पॉजिटिव वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा Na। ये मिल गया हमको। हाँ, Cl रहेगा, बट Cl गैस बन के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Cl अकेले नहीं रह पाएगा। तो Cl एक और Cl को ढूंढेगा, Cl मिलके Cl2 बन जाएंगे और गैस निकलेगी। समझ रहे हैं। तो आपको तो ये चाहिए ना, हमारा काम क्या था, हमें तो मेटल एक्सट्रैक्ट करना था, और एक हाईली रिएक्टिव मेटल को जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। हमें और कोई स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए ये वाला पार्ट। हाँ, चलो अब आते हैं मीडियम रिएक्टिविटी का। चलो मीडियम रिएक्टिविटी का काम करते हैं। अब इसमें क्या हो सकते हैं ना, दो टाइप के ओर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ओर कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर मतलब समझ रहे हो आप लोग, CO3 होगा उसमें, समझ रहे हैं? जैसे मैंने उस दिन हेमेटाइट बताया था तो उसमें Fe2O3 था ना, वहां पे कार्बन नहीं था, दैट वाज एन ऑक्साइड ओर। आयरन का ओर क्या था, वो ऑक्साइड ओर। बट ओर्स हमेशा ऑक्साइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, दे कैन बी कार्बोनेट, दे कैन बी सल्फाइड। तो अगर कार्बोनेट ओर है तो स्टेप थोड़े अलग होंगे, और सल्फाइड ओर है तो स्टेप्स अलग होंगे। कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर ऐसे दो लिख लो। आगे बढ़े। मेन मोटिव क्या है हमारा इस स्टेप के बाद, कि उस नॉन ऑक्साइड ओर्स को, ये नॉन ऑक्साइड ओर है, ऐसा मत बोला कि सर कार्बोनेट का ऑक्सीजन तो है ना उसमें, बट वो ऑक्साइड ओर नहीं कहलाएगा, वो कार्बोनेट ओर ही कहलाएगा। वो ऑक्साइड तब कहलाएगा जब सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा।
जैसे Fe2O3 इज एन ऑक्साइड ओर, बट FeCO3 इज अ कार्बोनेट ओर। समझे? भले उसमें ऑक्सीजन है बट कार्बन भी है ना, तो आप उसको ऑक्साइड ओर नहीं बोल सकते, इट इज अ कार्बोनेट ओर। समझ में आ रहा है? तो कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर, मेन मोटिव है कि उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड में। यही हमारा अगला स्टेप होता है ताकि हम रिडक्शन कर सके, बिकॉज ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करना आसान होता है कंपैरेटिवली सल्फाइड या कार्बन ओर। हम कार्बन भी रिमूव कर सकते हैं, हम सल्फर भी रिमूव करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट दैट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। इसलिए पहले हम एक क्या स्टेप करते हैं, हम अपने नॉन ऑक्साइड ओर्स को ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए एक स्टेप करना पड़ता है हमें यहाँ पे बस। अगर कार्बोनेट ओर है ना तो इसका हम करेंगे कैल्सिनेशन। क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। और अगर वो सल्फाइड ओर है तो उसका करेंगे रोस्टिंग। वो प्रोसेस होता है, मैं आपको उसके बाद ये प्रोसेस अलग लिखवा दूंगा। कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन होता है और सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है। समझ में आ रहा है? देखते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता क्या है। ठीक है, पहले कैल्सिनेशन समझते हैं। कैल्सिनेशन अपन किसके लिए लिखे हैं? कार्बोनेट ओर के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं कार्बोनेट ओर का। सबसे बेस्ट एग्जांपल CaCO3 याद है? लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्सिनेशन का मतलब होता है सिंपली हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको सिंपल क्या करना है? हीट करना है। ऑक्सीजन की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बोनेट में तो पहले से ही ऑक्सीजन है ना, हमें बस कार्बन को अलग करना है, तो बन जाएगा वो ऑक्साइड हो। क्या बोलते हैं? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? क्यों इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये बता रहा हूँ मैं आपको ना। कैल्सिनेशन क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसके पास तो पहले से ऑक्सीजन है। तो बस ये क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करेगा। ये बन गया आपका कैल्शियम का कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड। क्लियर है एवरीवन? मेन मोटिव तो यही था ना, है ना? हम उसको कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो क्योंकि कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन रहता है तो हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं है। दैट इज व्हाई उसका कैल्सिनेशन किए। एंड कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है सबको? पक्का? सेकेंड देखते हैं रोस्टिंग। अब रोस्टिंग समझ जाओ। सल्फाइड ओर है, इसके पास तो ऑक्सीजन है नहीं। इसको बिना ऑक्सीजन के अगर आप हीट करोगे भी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? उसके पास नहीं आएगा ना। हमें तो ZNO बनाना है इसको, तो आप अब यहाँ पे लेंगे ऑक्सीजन। तो आप कैल्सिनेशन रोस्टिंग बोल सकते हैं। रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एम आई क्लियर? आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हर रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन बोल सकते हो। फिर ऐसे में तो कोई दूसरा रिएक्शन का नाम ही नहीं याद कर पाएंगे अपन। समझ रहे हो? अपन तो बोलते हैं ना इन केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शन। सब में सब चीज हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट ही आपका ऑक्सीडाइज भी हुआ है, रेड्यूस भी हुआ है। ठीक है, ऐसे भी तो सबका नाम फिर रेडॉक्स रिएक्शन ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ क्या होगा? मुझे ZNO चाहिए ना, और सल्फर बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा? ZNO प्लस, समझ रहे? जिंक सल्फाइड का क्या हुआ है? रिडक्शन, रिमूवल ऑफ S, है ना? और S में O2 ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो बन गया अपना ऑक्साइड ओर। क्लियर है ये एवरीवन? है ना? तो हमारा मेन मोटिव यही था ना कि हमें अपने कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना, तो वो हम इससे कर लेते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कर। क्लियर है? तो वो चार्ट के बाद में थोड़ा सा गैप छोड़ के कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बारे में लिख लो। कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता है, थोड़ा जगह छोड़ना, अगले पेज में लिखते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या होता है। ठीक है,
आप तो यहाँ लिख सकते हो, बहुत जगह है, नहीं नहीं इसी के नीचे यहाँ से, हाँ, ठीक है। चलो हेड डालना, कैल्सिनेशन रोस्टिंग, थोड़ा सा जगह छोड़ देना, 3-4 लाइन छोड़ देना, जो भी चार्ट बना रहे हो ना उसके बाद 3-4-5 लाइन छोड़ देना, क्योंकि थोड़ा सा चार्ट बचा है अपना। पर कैल्सिनेशन रोस्टिंग क्या है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो कैल्सिनेशन पहले, इट इज अ प्रोसेस, कैल्सिनेशन के हाइफन डाल के, इट इज अ प्रोसेस इन विच, it is a process in which ore is heated in the, it is a process in which ore is heated in the absence of air, absence of air। वैक्यूम बनाने के लिए कितना काम करता है, नहीं ऐसा मतलब नहीं। हाँ ब्लास्ट फर्नेस, हाँ कर सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं कैल्सिनेशन। हाँ फुल स्टॉप। इट इन्वॉल्व्स थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, it involves thermal decomposition of, it involves thermal decomposition of carbonate ores, thermal decomposition of carbonate ores, and as a result carbon dioxide is given out during the process, and as a result carbon dioxide is given out during the process, and as a result carbon dioxide is given out during the process। क्लियर है? रिएक्शन लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल में, लिख लोगे कि लाना पड़ेगा स्क्रीन में वापस, लिख लेंगे ना ऊपर। हाँ गिवन आउट इन द प्रोसेस, ठीक है। रिएक्शन लिख लेंगे ना, CaCO3 gives CaO plus CO2, बीच में ऊपर ट्रायंगल बना देना, दैट शोज हीटिंग, क्या? हाँ ठीक है। रोस्टिंग, रोस्टिंग रोस्ट करना भी समझते हैं ना, रोस्ट करना मतलब जलाना, किसी चीज को रोस्ट करना, ठीक है। हाँ देखो, इट इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ ore, it involves the heating of ore, it involves the heating of ore lower than its melting point, lower than its melting point in the presence of air, the presence of air, ठीक है। Stop. It is carried out mostly for sulfide ores, carried out mostly for sulfide ores, is carried out mostly for sulfide ores, and as a result, as a result, large amount of toxic material are released. Large amount of toxic materials are released. Large amount of toxic materials are released. ठीक है। इसका भी एग्जांपल जो पीछे लिखा था याद है, देखो क्या, ZnS plus O2 gives, क्या बनाना चाह रहे हैं हमारे, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करें तो ZnO बनेगा, बनाओ ZnO,
प्लस SO, ठीक है। डन। तो ये दोनों प्रोसेस से चार्ट में आ जाओ वापस, हमें ऑक्साइड और मिल जाएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। इसके बाद उसका हम रिडक्शन कर देंगे और फिर रिफाइनिंग कर देंगे। क्लियर सबको? रिफाइनिंग भी करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है एक बार। तो पहले ये डिप था, फिर रिफाइनिंग लाएंगे, ठीक है। रिफाइनिंग इसमें भी लगेगी, ऐसे कम रिएक्टिव है, इसमें नहीं लगेगी इसके, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट लो रिएक्टिविटी वाले जनरली सल्फाइड ओर्स ही होते हैं, ना नीचे। जैसे HGS मैंने बताया था लास्ट क्लास में, याद है? हाँ, HGS मर्क्यूरी का सल्फेट। तो क्या करेंगे इसका अगला स्टेप बताओ? रोस्टिंग। रोस्टिंग, ऐसे यहाँ की ऐसे, ठीक है। और यहाँ हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें सीधा प्योर मेटल मिल जाएगा, क्योंकि ये भी लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं। चलो एक रिफाइनिंग के एग्जांपल और देता हूँ मैं ना, रिफाइनिंग कैसे करते हैं तो देखना। रिफाइनिंग का मतलब तो समझ में आ गया ना, प्यूरिफाइंग। अपन मेटेरियल को और अच्छा बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको जो मेटेरियल मिला होगा भी वो 90% प्योर होगा, हम रिफाइनिंग करके उसको 98-99% प्योर बना देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, वापस उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं रिफाइनिंग के, बट हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अगेन इलेक्ट्रोड्स रहेगा दो। अच्छा, अपन को करना क्या, पहले ये बताता हूँ आपको। हमारे पास मान लो हमने हमने कॉपर एक्सट्रैक्ट किया होगा, एग्जाम्पल कॉपर का ले लेते हैं। कॉपर एक मेटल है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और मान लो मेरे पास ना कॉपर आ चुका है, बट वो इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म को हम क्रूड भी बोलते हैं, क्रूड। क्रूड ऑयल समझता है? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम को अपन क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि वो इम्प्योर फॉर्म है। उससे फिर हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स सब अलग करते हैं, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस सब अलग करते हैं, राइट। उससे उसको भी क्रूड बोलते हैं। क्रूड का मतलब होता है इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। हम उस क्रूड को प्योर करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, इम्प्योर कॉपर को हम बनाते हैं एनोड। ये आपका होगा एनोड, ये है आपका एनोड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो एनोड होगा। और ये होगा मेरा इम्प्योर कॉपर, इसको मुझे प्योर करना है, एग्री। और कैथोड होगा मेरा प्योर कॉपर। प्योर कॉपर आपके पास और भी मेथड होता है, मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज वन जस्ट मेथड। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे आप रिफाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, इसलिए ये डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ। इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाएंगे और प्योर कॉपर का कैथोड, उल्टा नहीं करेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा अभी आप लोग मुझे खुद बताओगे आप, ठीक है। रुको ना, रुक तो जाए आप, ठीक है। अब सामने में जो इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, इलेक्ट्रोलाइट भी तो जरूरी है ना, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट तो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, उसी का सॉल्ट लेंगे ना, कॉपर है ना, तो कॉपर का ही सॉल्ट लेंगे। क्लियर है? एक्वस सॉल्ट ले लेंगे कॉपर का, एक्वस CuSO4। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो दो प्रोसेस होने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ का जो कॉपर है वो
डिसॉल्व होने लगेगा आपके कॉपर सल्फेट में। और जब डिसॉल्व होगा तो कैसा होगा, देखो ध्यान देना है आपको। ये CO है ना, जब वो बाहर आएगा ना तो वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा लाइक दिस, डिसॉल्व हो रहा है। ये तो पूरा कॉपर था, कॉपर डिसॉल्व हो होके कॉपर आयन बनता जा रहा है। समझ आ रहा है? इस प्रोसेस का नाम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, कॉपर हैज लॉस्ट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ऑक्सीडेशन बोलोगे इसको। हाँ तो क्लियर है। आगे जो कॉपर टू पॉजिटिव निकल के बाहर आ रहा है यहाँ से, और पहले से आपके सॉल्यूशन में भी कॉपर टू पॉजिटिव है ना, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट लिया है। अब ये जितने भी कॉपर टू पॉजिटिव है ये यहाँ जाके चिपकेंगे, और ये क्या रिएक्शन करेंगे, ध्यान देना, उल्टा रिएक्शन। कॉपर टू पॉजिटिव जाके चिपका, कॉपर बन के फिर निकला, चिपका, निकला, चिपका। जितने भी कॉपर थे ना इसके अंदर, वो कॉपर टू पॉजिटिव बने और यहाँ चिपकते गए। तो कुछ देर बाद आप देखो कि ये रॉड पतली होती जाएगी, होगी ना, क्योंकि कॉपर उसमें से निकलता जा रहा है। तो ये रॉड धीरे धीरे पतली होती जाएगी और ये रॉड मोटी, क्योंकि वो कॉपर, इसका कॉपर आके चिपक रहा है। अल्टीमेटली आप देखोगे कि यहाँ पे एक ढेरी बनी होगी, जैसे हीप ऑफ सैंड होता है ना, वैसे यहाँ पे एक ढेरी होगी। इसको अपन कहते हैं एनोड मड। क्या है ये, एनोड की गंदगी, जो भी इम्प्योरिटी थी ना, वो थोड़ा जाके चिपकेगी कॉपर में। समझ रहे हैं? जितनी भी गंदगी थी वो डिसॉल्व नहीं होगी, सिर्फ कॉपर डिसॉल्व होगा और वो गंदगी नीचे बैठ जाएगी। तो आपको दिखेगा कुछ समय बाद इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में 3 चीजें ऑब्जर्व करोगे आप। फर्स्ट थिंग, एनोड पतली होती जाएगी। सेकेंड थिंग, कैथोड मोटी मोटी होती जाएगी। एंड थर्ड थिंग, नीचे एक एनोड मड बन जाएगा, जिसको हम टाइम टू टाइम साफ करते रहेंगे। नहीं करेंगे तो फिर आपका अल्टीमेटली तो ये पूरा और बढ़ता जाएगा ना। अल्टीमेटली क्या होगा, रिएक्शन धीरे से रुक जाएगा, क्योंकि फिर ये रिएक्शन होने नहीं देंगे आगे, जगह जगह घेर लेंगे ना आपके टैंक में। तो इसलिए अपन यहाँ पे एक टैंक पे जनरली एक होल बनाते हैं, टैप होल बोलते हैं उसको, है ना। आप उसको टैप करके खोलते हो और बाहर निकाल देते हो गंदगी वहां से, ताकि आपको रिएक्शन रोकना ना पड़े ना। ये चीज तो हम रिएक्शन के चलते चलते में भी कर सकते हैं, खोल के दरवाजा। हाँ, थोड़ा बहुत लिक्विड बाहर जाएगा, पर हमको सल्फेट से क्या लेना देना। हमारे जो मेन कॉपर था, कॉपर कॉपर टू पॉजिटिव करके बाहर निकला और वो कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर बन के चिपक गया। अल्टीमेटली हमको ये रॉड्स मोटी मोटी मिलेंगी, जिसमें अब प्योर कॉपर। क्लियर है? ठीक है, तो नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये है नहीं इतना डिटेल में आपकी सिलेबस की। ठीक है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, रिफाइनिंग। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस। आप वाटर से भी प्यूरिफाई कर सकते हो, वॉशिंग करके वाटर से, है ना, हाइड्रोलिक रिफाइनिंग बोलते हैं उसको अपन। पर वो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप की इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी रिफाइनिंग के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट में डालो लास्ट हेडिंग चैप्टर की, कोरोजन। कोरोजन जो अपन ऑलरेडी पढ़े हैं चैप्टर 1 में, है ना। थोड़ा सा और एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं कोरोजन। देखिए मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे हैं तो कोरोजन तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेटल का कोरोजन होगा ना। ठीक है, चलो, इसमें लिखते हैं अपन कोरोजन। कुछ डाउट हुआ किसी को तो मुझसे पूछना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा कोरोजन में, इट इज द डिटीरियोरेशन, it is the deterioration, DETERIORATIO, डिटीरियोरेशन यानी कि डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन को आप क्या बोल सकते हो, डिग्रेडेशन बोल सकते हैं, क्वालिटी खराब होना, डिग्रेड होना। ठीक है, इट इज द डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल, it is the deterioration of a metal as a result of chemical reactions, as a result of chemical reactions between it and surrounding environment, and surrounding environment। कुछ एग्जांपल लिखना है इसके। सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर, silver react with sulfur, silver react with sulfur in air
in air to form silver sulfide, to form silver sulfide. To form silver sulfide, हाँ Ag2S, क्योंकि सल्फाइड H2 नेगेटिव होता है ना और Ag1 पॉजिटिव होता है, तो Ag2S लिख लो ब्रैकेट में, Ag2S, ठीक है। To form silver sulfide and articles become black, and articles become black, and articles become black. एक और एग्जांपल लिखना, copper reacts with moist carbon dioxide, copper react with moist carbon dioxide, copper react with moist carbon dioxide and forms green coat of, and forms green coat of, and forms green coat of copper carbonate, copper carbonate, copper carbonate. and एक एग्जांपल और देखो, आयरन का तो लिखना ही पड़ेगा ना, आयरन तो मोस्ट कॉमन है, हाँ बेटा वही तो बोल रहा हूँ। Iron acquires a, iron acquires a, iron acquires a coating of, iron acquires a coating of brown substance, brown substance called rust, called rust, called rust. ब्रैकेट में क्या, rust is hydrated ferric oxide, hydrated ferric oxide, hydrated ferric oxide. क्या क्या चीज है इसमें, हाइड्रेटेड मतलब पानी होगा और फेरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं, मतलब फॉर्मूला क्या होता है फेरिक ऑक्साइड का, Fe3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव था, यानी कि Fe2O3.XH2O। याद है आप लोगों को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पढ़े वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसिड बेस सॉल्ट में, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो अटैच होते हैं आपके एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं 5H2O, वैसे यहाँ पे X लिखते हैं, तो देखो नीचे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा है ना रस्ट का, Fe2O3.XH2, Fe2O3.XH2, क्लियर है। चलो उसका प्रिवेंशन लिखते हैं, प्रिवेंशन लिखना, प्रिवेंशन, कोरोजन का प्रिवेंशन, आइफन डाल के देखो, बाय पेंटिंग, by painting, oiling, painting, oiling, greasing, painting, oiling, greasing, galvanizing, galvanizing, and by making alloys. देखिए अपन गैल्वेनाइजेशन को थोड़ा सा लिख लेते हैं, and by making alloys, ALLOYS, ये सुने कभी alloy? एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, ब्रास और तीन को मेटल में, और कुछ मेटल्स, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेटल नहीं सुने, वो ब्रास बोलो, ब्रास अलग है ब्रॉन्ज अलग है ना, और स्टेनलेस स्टील, स्टील कोई एलिमेंट नहीं है ना, ये आपके अलग अलग मेटल्स को नॉन मेटल्स को मिला के बना है, और स्टील इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आयरन की रस्टिंग कम करनी, खत्म करनी है। स्टेनलेस इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि उसमें रस्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो एक्चुअली हम एलॉय इसलिए बनाते हैं ताकि कुछ प्रॉपर्टी इंप्रूव कर सके, हम एलॉय इसलिए बनाते हैं ताकि हम मेटल की कुछ प्रॉपर्टी को
इंप्रूव कर सके। जैसे आयरन की एक प्रॉपर्टी अपन ने इंप्रूव की ना, आयरन का रस्टिंग को बचाने के लिए अपन ने आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, क्या टिन? टिन तो मेटल है, टिन इज अ मेटल। इसमें फॉर्मूला क्या, सिंबल होता है एसएन। इनका क्या होता है, एसएन। इसका लैटिन नेम स्टैनम है, ठीक है, स्टैनम से आया है एसएन, लैटिन नेम है ना, ठीक है। तो और जैसे कि एक और प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ मैं, सोल्डरिंग सुने आप लोग? सोल्डरिंग, सोल्डरिंग कोई मेटल को पिघला के अपन उसको चिपकाने के लिए सोल्डरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स में। आप लोगों ने देखा होगा कई बार पीछे मदरबोर्ड में ऐसे सिल्वर कलर के डॉट्स और डॉट्स रहते हैं। तो एक्चुअली सोल्डरिंग में क्या होता है, एक सोल्डर नाम का एक एलॉय होता है, सोल्डर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बाकी आपके मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। जैसे मैं कोई चीज चिपका रहा हूँ ना, तो मैं सोल्डर को इस हाथ में पकड़ूंगा, मुझे चिपकाना है तो मैं ये एक गर्म रॉड लेके आऊंगा, ताकि वो गर्म होगा तब तक इसको पिघलाएगा ना। ये वेल्डिंग तो सुनो ना, वेल्डिंग में क्या करते हैं, दो जो चीज टूट गई है उसको दोनों को पास लेके आते हैं और यहाँ पे उसको गर्म करके पिघला के छोड़ देते हैं, तो ठंडा होने के बाद वो चिपक जाता है, हार्ड होता है। बस यही चीज यहाँ पे भी होती है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का सोल्डरिंग करते हैं। तो एक वायर, मैंने सोल्डर वायर लिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जैसे ही आप रॉड को टच करोगे ना वो पिघल जाएगा, पिघल के वहां पे गिरेगा, सूखेगा तो चिपक जाएगा। समझ रहे हैं? अब बाकी कोई मेटल अगर आप लोगे ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, आपको बहुत देर तक पकड़ के रखना पड़ेगा उसको ऐसे, समझ रहे हो? तब तक पकड़ के रखना पड़ेगा जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचता और वो पिघल के नीचे टपकता नहीं, समझ रहे? बट वो सोल्डर वायर का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम हो जाता है कि आप बस उस गर्म रॉड से उसको टच करो वो पिघल जाता है। तो आपने, हाँ, टिन और लेड का, टिन और लेड दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बट इनको मिला के जो एलॉय बना है सोल्डर नाम का, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। हाँ, इसे तो वायर बना लेते हैं उसका, वो वायर के फॉर्म में आता है सोल्डर वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी इंप्रूव हुई ना, हमने उस दोनों मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम किया हमारे पर्पस के लिए। क्या था हमारा पर्पस? सोल्डरिंग। क्लियर है? तो एलॉइंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रॉपर्टीज कुछ इंप्रूव हो पाए मेटल्स का, ठीक है। चलो पहले गैल्वेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं और फिर एलॉय के बारे में ना। बाकी मेथड समझ में आ गए सारे, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉइंग, ठीक है। पहले तीन नहीं समझा रहा हूं मैं, ग्रीसिंग, ऑयलिंग एंड पेंटिंग, समझ गए क्या? इन तीनों को करके हम क्या करते हैं, अपने आयरन को एयर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आप एक आयरन लो, उसके ऊपर एक लेयर ऑयल की चढ़ा दो, तो अब ऑक्सीजन और वाटर उस आयरन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया। हाँ, अभी ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है, ठीक है। चलो तो गैल्वेनाइजेशन लिखते हैं, पहले हाइफन डाल के गैल्वेनाइजेशन लिखो, हाइफन डाल के लिखना उसमें। इट इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स, गैल्वेनाइजेशन में, it is the process which involves, it is the process which involves coating of iron with zinc, coating of iron with zinc। आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज जिस दिन लिखे थे ना, उसमें जिंक कहाँ पे था देखो तो एक बार, आयरन के ऊपर ही होना चाहिए, है ना, वरना क्या काम जिंक को लगाने का, है ना, समझ रहे? ये तो वो रिएक्ट करके क्लियर बना देगा, अब और रिएक्शन नहीं होगा फिर आगे, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, इट इज अ प्रोसेस व्हिच involves coating of iron with zinc, full stop, the oxide thus formed, the oxide, zinc oxide बनेगा ना, the oxide thus formed is impervious to air, तो एयर को अंदर जाने नहीं देगा, impermeable भी लिख सकते हैं, impervious, IMPERVIOUS, impervious to air and moisture, impervious to air and moisture, and thus protects further layers from getting corroded,
and thus protects further layer from getting corroded. And thus protects further layer from getting corroded. ठीक है? अगला लाइन डालो alloys. इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं. These are homogeneous mixtures. Alloys क्या होते हैं आपके? Homogeneous mixtures. क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, दिखने में आपको यूनिफॉर्म दिखेंगे. और देखो बनाने का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है. जो भी मेटेरियल लेके आप एलॉय बनाते हैं उस मेटेरियल को पहले पिघला देते हैं, एक साथ एक कंटेनर में डाल के मिक्स कर देते हैं. पूरा 2-3 मेटेरियल ले लिए जिसको अपन को मिला के एलॉय बनाना है. जैसे टिन लेड को ले लिए, मिक्स कर दिए मेल्ट करके और उसको ठंडा होने दिए, बन गया एलॉय, बन गया सोल्डर. तो आप उसको पिघला सकते हो ना. सोल्डर का तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, आप पिघला के उसको मोल्ड कर दो. ठीक है, तो लिखना है इसमें these are homogeneous mixture of metals with metals and non-metals. These are homogeneous mixture of metals with metals and non-metals. With metals and non-metals. कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं alloys के. फर्स्ट लिखना स्टेनलेस स्टील. हाइफन डाल के लिखो इसमें आयरन कॉमा निकल कॉमा क्रोमियम. निकल NiCKAl निकल एंड क्रोमियम CHROMIU क्रोमियम. ठीक है, Ni क्रोमियम का Cr. ठीक है, आगे बढ़े. सेकेंड एग्जांपल लिखना ब्रास. तो इसने बोला था ब्रास. ठीक है, ब्रास BRASS ब्रास. कॉपर एंड सिंक एंड ब्रॉन्ज. कॉपर एंड टिन. सोल्डर. कोई कुछ बोल रहा है क्या? आभास या आंचल? ब्रॉन्ज लिखिए ना, कॉपर एंड टिन. लास्ट सोल्डर लिख लेना लेड एंड टिन. नोट करके एक पॉइंट लिखो. नोट amalgam is a class of alloy. Amalgam, AMALGAM. Amalgam is a class of alloy. Amalgam is a class of alloy where one metal is fixed. That is mercury. मतलब अगर कोई एलॉय में मर्क्यूरी है मतलब उसको अमेल्गम बोलते हैं. एग्जांपल सिल्वर अमेल्गम, सिल्वर अमेल्गम, सोडियम अमेल्गम एक्सेट्रा. सोडियम अमेल्गम. देखो सोडियम की रिएक्टिविटी को कम किया गया है यहाँ पे. Hg के साथ, Hg होता है ना, मर्क्यूरी Hg होता है. मर्क्यूरी के साथ मर्क्यूरी के साथ Na को रिएक्ट करवा के हमने Na का रिएक्टिविटी को कम किया. वरना सोडियम तो आपको पता है ना खुले में भी जल जाता है. तो हमने सोडियम की रिएक्टिविटी को Hg के साथ मिला के कम कर. ठीक है, हाँ शॉर्ट मेटल एक साथ सारे एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कौन याद रखेगा? सोल्डर का देख के बता फिर बोलूंगा तो तू बता दी. मैं देख के बताऊंगा. ठीक है, चलो एक हेडिंग और डालना लास्ट. थर्माइट रिएक्शन.
लास्ट टॉपिक बस, थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, इसमें हाइफन डाल के लिखना। It is a process which involves, it is a process which involves reduction of Fe2O3, reduction of Fe2O3, reaction of Fe2O3, reduction लिखे ना, by aluminium as a reducing agent, by aluminium as a reducing agent, by aluminium as a reducing agent। इसका रिएक्शन लिखना, क्या होगा रिएक्शन, अभी जो लिखे उसको पढ़ो तो एक बार, रिएक्टेंट्स तो लिख ही सकते हो, क्या होगा तो बताएगा मुझे, रिएक्टेंट्स क्या क्या होंगे इसके, रिएक्टेंट्स बता दो बस। Fe2O3 प्लस Al, वेरी गुड। सेंटेंस पढ़ के एटलीस्ट रिएक्टेंट्स तो समझ में आ जाएंगे ना, लिखा है ना, इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ Fe2O3 बाय एल्यूमिनियम एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये रिड्यूस करने वाला है तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस। ये रिएक्शन ना हम आयरन में यूज करेंगे जब आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे, यार आयरन रिडक्शन याद है, तो चार्ट में लिखे ना अपन रिडक्शन में। तो ये स्पेशली ये क्यों लिखा है अपन, क्योंकि इसका नाम एक रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। एक्चुअली ये जब रिएक्शन होता है ना तो बहुत सारी हीट भी जनरेट होती है और उस हीट को अपन वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, तो रिएक्शन को थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं, याद रखना है ना, थर्माइट वेल्डिंग। क्लियर है? ठीक है, तो दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस पर क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, लाइव एनसीईआरटी निकाल दो। आज चालू करते हैं, नेक्स्ट क्लास तक खत्म करेंगे इस पर क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्या, पहला पेज नंबर 40 है, 40 पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो क्या है, लिख ले हो गया आंसर सबके, क्या है क्वेश्चन तो पढ़ो। Give an example of metal which is liquid at room temperature, लिखते जाओ फटाफट। पेज नंबर 40 आंसर नंबर 1 लिखते जाना। तो फर्स्ट पार्ट है मर्क्यूरी, सेकंड पार्ट पढ़ो सोडियम पोटेशियम, कुछ भी लिख लो, एक ही पूछा एग्जांपल। अगला The best conductor of heat. सिल्वर, हीट है, दोनों में ही सिल्वर है ना, हीट है इलेक्ट्रिसिटी। मैं बताया जरा यूज नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिक पर्पस के लिए। Is the poor कंडक्टर ऑफ हीट, पर हेडिंग कुछ पढ़ो क्या लिखा है, मेटल पूछा है, लेड, एक्सेप्शन क्यों लिखा है उन्होंने, एक्सेप्शन में लिखे ना पर लेड, तू ही पूछा था सर ऐसा कोई मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पूछता क्यों, जब याद नहीं रखना रहता है तो है, याद भी रखा करो ना, कुछ पूछते हो तो, मेरे को याद है तो पूछा था। फिर अगला क्वेश्चन, explain the meanings of malleable and ductile. ये हो जाएगा, लिखे अपन, ये छोड़ दूं, एवरीवन सब बोलते हैं एक बार में। मैलिबिलिटी सॉरी मैलिबिलिटी मतलब हैमरिंग इनटू थिन शीट्स एंड डक्टिलिटी मतलब ड्राइंग इनटू थिन वायर्स, ये अपन लिखे हैं ना, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो अगला।
Why sodium kept immersed in kerosene oil? क्या होगा? हाईली रिएक्टिव, देखो जल्दी से। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, sodium is highly reactive, so it is kept immersed in kerosene. Immersed in kerosene oil, kept immersed in kerosene oil to prevent its reaction with oxygen. Kerosene oil to prevent its reaction with oxygen. To prevent its reaction with oxygen. Comma moisture, not just oxygen, no, moisture के साथ भी react कर सकता है. Moisture to prevent accidental fires. To prevent accidental fires. To prevent accidental fires. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसी पेज में। Write equation for the reaction of iron with H2O. चलो लिखो, ये तो अपन पढ़े हैं ना, मैंने बोला भी था अपन ये वाला रिएक्शन बैलेंसिंग का भी किए हैं। Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Fe plus H2O, स्टीम बोला तो H2 ही आएगा, gives Fe3O4 plus H2। इसको बैलेंस करोगे आप लोग, है ना? 3Fe2H2 और 3H2 2H समझ ले पहले, फिर मेरे को फाइन पता। हाँ, से लिख बैलेंस करो जल्दी से इसके रिएक्शन को पहले। 3 2 कर लिया सुरेश? हो गया Yes. बैलेंस? गलत। The 4H2O. 3414, 3414 है, समझिए क्या होगा? 3414, 3 आयरन के आगे, 4 H2O के आगे, 1 Fe3O4 के आगे और 4 H2 के आगे। क्लियर है? इसको लगता है डाउट है अभी इसमें बैलेंसिंग में, मैं पिछली क्लास में बताया था यही चीज, है ना? तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, चलो लिखो। Ca plus H2O gives CaOH twice, क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद है? हाइड्रोजन आयन को ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना मेटल्स, तभी तो नॉन मेटल ये रिएक्शन नहीं करेंगे, याद रखना, अपन लिखे हैं उसमें। Ca plus H2O gives CaOH twice plus H2, इसको भी बैलेंस कर लो 2H2 बस। और पोटेशियम का लिख लो एक और, K plus H2O, इसके नीचे ना कोल्ड लिखना। याद है अपन ऐसा रिएक्शन देखे थे ना कि कुछ रिएक्शन, कुछ मेटल इतने रिएक्टिव है कि वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ गर्म पानी और कुछ को स्टीम लगती है। जैसे आयरन को स्टीम लगी, इसको नॉर्मल पानी लग रहा है, कैल्शियम को, पोटेशियम को ठंडा पानी। तो बीच ब्रैकेट में नीचे कोल्ड लिख लेना बस, जहां वाटर लिखोगे ना H2O, उसके नीचे ब्रैकेट में कोल्ड। तो 2K plus, sorry, 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2, और ये आपका हाईली रिएक्टिव है तो प्लस हीट भी देगा। तो सोडियम भी लेते तो ये भी यही करता ना, हीट जनरेट करता जलते। चलो बैलेंस कर लेना, 2K plus 2H2O gives 2KOH। चलो अगला पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट वाला। रिएक्टिविटी सीरीज काम आएगी यहाँ पे। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? आभास, आंचल? चलो देखो अगला क्वेश्चन। क्या बोला है? आपको एक टेबल दे दिया, उसको टेबल को स्टडी करके आपको सारे आंसर्स देने नीचे क्वेश्चंस के। 2 मिनट लेके टेबल स्टडी करो सब, क्या क्या हो रहा है। देखो एक चीज मैं समझा रहा हूँ, एक पॉइंट, फिर आप लोग समझना बाकी ना। क्या बोला है? ए के साथ आयरन सल्फेट के कॉलम में नो रिएक्शन लिखा है, इसका क्या मतलब होगा कि ए इज
लेस रिएक्टिव देन आयरन। बोल सकते हैं? पढ़ो ना भाई, कैसे कर रहे हो? ए के जब यहाँ पे FeSO4 है ना, सल्फेट है ना, और यहाँ लिखा है नो रिएक्शन, व्हाट डज दिस मीन? कि आपने जब ए को मिलाया FeSO4 के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, वरना ए आयरन को रिप्लेस कर देता, डिस्प्लेस कर देता। नैतिक समझ में आ रहा है? अब बाकी चीज समझ पाओगे इसमें? जिसमें लिखा है डिस्प्लेसमेंट मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है। पढ़ो एक बार अच्छे से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? ABCD में सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है? अच्छे से स्टडी कर लो पहले। देखो बी में कॉपर के नीचे कुछ लिखा नहीं है, बट ऑब्वियस है ना, जब वो आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा तो आयरन को भी, कॉपर को भी कर पाएगा। भले लिखा नहीं, दैट डजंट मीन कि वो नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाता तो वहां नो रिएक्शन लिखा होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बी का कॉपर सल्फेट के नीचे देखना, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि कुछ नहीं लिखा है मतलब वो नो रिएक्शन। जब आपका बी आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर की क्या औकात है? कॉपर तो और नीचे है ना आयरन के, नहीं? कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है। Am I clear? तो अगर उस बॉक्स में कुछ लिखा नहीं है, दैट डजंट मीन कि रिएक्शन नहीं होगा, लिखा नहीं है। समझ रहे हो? और सिल्वर भी के साथ भी करेगा, सिल्वर तो और नीचे है कॉपर के भी, तो इसलिए हाँ हाँ, जिंक के साथ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जिंक के साथ तो वैसे भी कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, जिंक के साथ वैसे भी कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो ना? अब ए के सामने नहीं लिखा, इसका मतलब जब ए आयरन को ही डिस्प्लेस कर पा रहा है तो जिंक को कहाँ कर पाएगा? जब ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को कर रहा है पर जिंक को नहीं कर रहा है, ठीक है? तो सबसे हाईली रिएक्टिव बी ही दिख रहा है, नहीं? अरे जो मैं बोल रहा हूँ स्टडी किए, टेबल यही स्टडी करने बोला आप लोग को टेबल में। तो पहला पार्ट आपको पूछा है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना? सेकंड क्वेश्चन पढ़ो क्या है? व्हाट वुड यू ऑब्जर्व बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट? इस क्वेश्चन हो जाएगा, लिखा नहीं है पर हो जाएगा, है ना? लिख लो, displacement reaction will take place, displacement reaction will take place। और थर्ड अब आपको ऑर्डर बनाना है, बनाओ चलो ऑर्डर। ये केबीसी का फास्टर थिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। जिनको समझ में आ जाएगा वो हाथ उठाएंगे ना, बोलेंगे नहीं। देखो मत देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा फिर लीस्ट रिएक्टिव कौन है, आपको उनको ऑर्डर में सजाना है। आपको टेबल दिख रही है पूरी माही? क्यों नहीं लाया बुक? ओके, दो तीन लोग का हाथ दिख रहा है मेरे को, चार पांच, पांचों लड़के हैं, क्या बात है। छह, अरे अनिकेत क्या बात है, और टीचर्स डे बन गया मेरा। अनिकेत हाथ उठाया। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो पता है सबको बी है, पहला तो बी होगा ना, ये तो श्योर है। उसके बाद क्या आपको देखना है कि उससे ज्यादा और उससे कम रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव, देखो बोला ना, अभी चुप ना बोलना। अनवी नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? उठ रहा है हाथ? हाँ निकेत बोल। बी ए सी डी, बी इज द मोस्ट रिएक्टिव, उसके बाद ए सी और डी सबसे कम रिएक्टिव है। देख लो डी में एक बार क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? देखो डी तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है, ठीक है? डी तो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, आया ना? तो बी पता है, डी पता है, बस ए और सी को देखना है। तो सी में भी देखना कितने सारे नो रिएक्शन लिखे हैं। क्लियर है? तो बी ए सी डी, सही तरफ मुंह खुला है पक्का? ठीक है चलो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है?
Very